कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि हिंदुस्तान की मिसाइल ताकत के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं। और अब पाकिस्तान की हस्ती को मिटाने के लिए हिंदुस्तान के जंगी बेड़े में ऐसी मिसाइल शामिल होने जा रही है जिसके सामने पाकिस्तान की अब्दाली और फतेह कहीं नहीं टिकती। आप मेरे ठीक पीछे उस काउंटडाउन को देख रहे हैं। ये काउंटडाउन पाकिस्तान में प्रलय की भी है और काउंटडाउन भारत की उस प्रलय मिसाइल की भी है जो 1000 किलोग्राम के वॉरहेड के साथ तबाही मचा सकती है, और वो भी बिना देरी किए हुए। यही प्रलय का काउंटडाउन पाकिस्तान ने अपने खाते में लिखा है, अपने सर माथे पर लिखा है, क्योंकि पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत ने अपना जो हाल पाकिस्तान के सामने दिखाया है उसको देखकर पाकिस्तान को यकीन नहीं हो रहा कि ये वही भारत है जो चुप हो जाता था या सर्जिकल स्ट्राइक की बात करता था। लेकिन अब हालात बदले हैं। पहले ये खबर देखिए। पाकिस्तान में प्रलय की इस वक्त आहट सुनाई देने लगी है। हालांकि पाकिस्तान इस बात का दम भरता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि वो भारत के सामने 20 पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व सेनाध्यक्ष कमर जावेद बाजवा कुछ साल पहले ही कह चुके थे पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वो 4 दिन से ज्यादा युद्ध नहीं लड़ सकता। हमारे टैंकों में 4 दिन का ही हमारे पास डीजल बचा हुआ है जिसे हम डाल सकते हैं। लेकिन अब हालत देखी जाए तो 2-2.25 दिन भी बहुत ज्यादा हो पाएंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं और कमांडर रिटायर्ड भूषण दीवान डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, उधर विंग कमांडर सत्येंद्र दुग्गल डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुज सर, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, सुन बहुत लिया, समझ बहुत लिया, पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है, कमर जावेद बाजवा को अगर अभी भी याद करें तो पाकिस्तान को समझ में आ जाएगा कि वो कहां पर है। लेकिन वो ये कह रहा है कि हम लोग जैसलमेर में आकर नाश्ता करेंगे। 71 में भी कुछ ऐसा ही किया था। भारत के पास मिसाइलों की जो फौज है, पाकिस्तान अब्दाली और फतेह से क्या दिखाना चाहता है? अनुज माथुर सर। देखिए, अब्दाली और फतेह कोई नई चीज नहीं है। अब्दाली और फतेह इनकी पुरानी मिसाइलें हैं, उनको इन्होंने सिर्फ टेस्ट फायर किया है और हमें एग्जैक्टली पता है उनके पास अब्दाली कितने हैं, फतेह कितने हैं और उससे कहाँ उन्होंने रखा हुआ है, उससे वो क्या कर सकते हैं। और वो भी इस बात को जानते हैं कि जो अब्दाली और फतेह कर सकता है वो हमारी छोटी से छोटी मिसाइल उससे कहीं ज्यादा घातक है। राजीव, मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान के एक्शंस हैं वो तमाम एक्शंस सिर्फ और सिर्फ अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को प्रसन्न करने के लिए किए जा रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा था, देखिए क्यों ये इस प्रकार का उन्होंने खतरा मोल लिया है और बहुत जबरदस्त खतरा मोल लिया है। वो इसलिए लिया है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आवाम का पाकिस्तान की आर्मी पर से भरोसा उठ रहा था। पाकिस्तान की आर्मी जो थी वो पहले बिल्कुल उनके बारे में पाकिस्तान की आवाम बात भी करना नहीं चाहती थी और उनके लिए बिल्कुल खुदा के बराबर पाकिस्तान की आर्मी हुआ करती थी। अब परिस्थितियां बदल रही हैं, उनके कोर कमांडरों के घरों पर हमले हो रहे हैं, उनके कॉन्वॉयज को मारा जा रहा है और कई सैनिकों को जगह जगह पता नहीं कितने इंसिडेंट्स अपने पिछले 2-3 महीनों में देखें जहां पर कि उनके सैनिकों के साथ इस तरह के हादसे हुए। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान की आर्मी कहीं ना कहीं वो अपना दे लूजिंग ग्राउंड, और जो क्योंकि ग्राउंड लूज कर रहे हैं इसलिए वो इस बात की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये जितने भी एक्शंस हैं राजीव, ये एक्शंस खौफ का नतीजा है और खौफ की वजह सिर्फ 2 है, और वो 2 खौफ की वजह ये है कि भारत की पॉलिटिकल विल और भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी। भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी के बारे में कोई उनको संदेह नहीं है। इंडियन नेवी जो है पाकिस्तान नेवी से सैकड़ों दर्जे बेहतर है, सैकड़ों। अजीब, जरा माइंड यू व्हाट आई एम टेलिंग, सैकड़ों दर्जे बेहतर इंडियन नेवी है और कभी भी पाकिस्तान की जो बची खुची इकोनॉमिक लाइफ लाइन है उसको बंद करने में पूरी तरह सक्षम है। आज आप देखेंगे किस प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर आर्थिक वॉरफेयर चल रहा है और उस वॉरफेयर के तहत पहले सिंधु समझौता रद्द करना,
बॉर्डर्स बंद करना, अटारी वाघा बॉर्डर बंद करना, ट्रेड बंद करना, पोर्ट्स बंद कर देना, एयरपोर्ट्स एयर स्पेस बंद कर देना, पोस्टल और कुरियर सर्विस बंद कर देना, छोटा जो व्यापार। अब उससे असर क्या होगा, देखिए राजीव, उससे असर हो रहा है कि वो उसका जो छोटा व्यापारी है वो कहीं ना कहीं मारा जाएगा, और जब वो छोटा व्यापारी मारा जाएगा राजीव, तो उसका दबाव आएगा इनके ऊपर कि भाई हमको वैसे ही मरे हुए हैं और आप और आपकी इस एक गलती की वजह से हम, तो ये उनको कहीं ना कहीं लग रहा है उनकी सेना को कि अब उनको कुछ करने की आवश्यकता है। उनका रिएक्शन बहुत ज्यादा डिसप्रोपोर्शनेट और जरूरत से ज्यादा है। पता नहीं कितने हजार करोड़ वो इतनी फ्रेजाइल इकोनॉमी के बाद पिछले 10-12 दिनों में खर्च कर चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की आर्मी या आर्म्ड फोर्सेस कहीं भी कुछ भी है। हमारा जो मेन फर्क है, हम या तो बनाते हैं या खरीदते हैं। वो भीख मांगते हैं, उनको हथियार चाहिए तो भीख चाहिए, कुछ भी उनके यहाँ बनने को तैयार नहीं है। कमर जावेद बाजवा की आपने बात करी, बाजवा ने ये भी कहा था कि वी आर क्रिटिकली शॉर्ट on important ammunition, artillery and other ammunition, and also our ordnance factories cannot cope with the production line that we need. तो ये न केवल उनके पास उसकी कमी है, 4 दिन का टोटल उनके पास हथियार गोला बारूद बचा हुआ है। इसीलिए आप देखेंगे कि पिछले 13 दिन से वो लगातार सीज फायर वायलेशन कर रहे हैं, लेकिन सीज फायर वायलेशन छोटे हथियारों से कर रहे हैं, उकसाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें। हाँ, और उकसाना, और उनके पास बड़े हथियारों का एमिनेशन है नहीं। मैं कमांडर रिटायर्ड भूषण दीवान को भी इस चर्चा में लेना चाहूंगा। भूषण दीवान सर, राजनाथ सिंह ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक बात कही लोगों से, और उन्होंने पहलगाम और पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आप जैसा चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। जब वो ये बात कह रहे थे तब मुझे पूर्व सीडीएस बिपिन रावत याद आ रहे थे, जो एक थिएटर कमांड की बात किया करते थे, और सीडीएस बनने के बाद ऐसा लगा था कि एक सारा जो सेनाओं का सेटअप है जो 71 में शायद नहीं था, वो अब आगे आने वाली सिचुएशन में एक साथ होकर एक राय पर और एक लाइन पर आगे चलेगा। ये शायद बहुत जल्दी उसकी परख होने वाली है अगर हालात ऐसे होते हैं तो। भूषण दीवान सर। धन्यवाद राजीव जी। मैं 71 की लड़ाई में लड़ा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ने मिलके ढाका को गिराया था, बांग्लादेश बनाया था। तो मैं कहना ये चाहता हूं, ये जो आप इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन कह रहे हैं, ये थिएटर कमांड से भी आएगी और उससे पहले शुरू से है। मैं एनडीए से जो पढ़ा हुआ हूँ, एनडीए है इसलिए इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन कमीशन होने के पहले ही आगे बढ़े। मैं आपको राजीव जी एक और बात कहना चाहता हूँ। जनरल माथुर ने जो बात कही, 75 साल से मिलिट्री हुक्मरान पाकिस्तान के आवाम का खून चूस रहे हैं। आवाम दहशतगर्दी नहीं चाहती, दहशतगर्दी के पीछे वर्दी, सुना ये नारे चल रहे हैं पाकिस्तान में। जब दहशतगर्दी के पीछे वर्दी, जब इंडिया इनको मारेगा, लताड़ेगा, तो खतरा, नुकसान किसको पहुंचेगा? आम जनता को। पानी बंद हुआ है तो आम किसान को, और मतलब ये है कि खाना नहीं, पानी नहीं, और मौतें होंगी। तो ये आवाम मिलिट्री हुक्मरान का मुंह नोचेगी। यही हालत हुआ। बांग्लादेश कैसे बना? मिलिट्री ने बंगालियों के ऊपर जबरदस्ती की, जबरन किया, इससे वो लड़ाई हो पड़ी और बांग्लादेश टूट गया। अब पाकिस्तान जो है 5 टुकड़ों के टूटने का कगार पे है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, पीओजेके और पंजाब। सवाल ये है, इन्होंने तो जो करना ना किया पहलगाम में, अब हमने करना है। तो ये ढूंढते रह जाओगे, पता नहीं कहां से अटैक आएगा, घबराए हुए हैं। इनको हमने हलाल करना है। हलाल मतलब पहले पानी बंद करो, डिप्लोमेटिकली करो, नाकाबंदी करो, और 4 दिन के बाद इनका 7 दिन के बाद पेट्रोल खत्म हो जाएगा, 4 दिन में इनका एम्यूनिशन और आर्मामेंट्स भी खत्म हो जाएंगे। तो क्या होगा? ये घुटने टेकेंगे। ये मुझे तो एक और चीज ख्याल आती है, ये सांपों का जो बिल है, इसको तोड़ने के लिए ये नेवले और सांप की लड़ाई है। नेवला जो सांप पे अटैक करता है, भारत तो बहुत बड़ा है, नेवला नहीं है, तो वो उसको थका देता है। सांप थक जाता है, सांप देखा होगा आपने, इधर से अटैक, उधर से अटैक, सांप को मालूम नहीं पड़ता क्या हो रहा है। जब थक जाता है सांप, तब उस पर अटैक आता है।
तो हमें जल्दी में अटैक नहीं करना है। 3-4 दिन की लड़ाई में तो पाकिस्तान खड़ा रहेगा, 10-15 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान खड़ा नहीं रह सकता है। ये हमारा अप्रोच होना चाहिए, होगा, जिसके चलते पाकिस्तान को ऐसा घात पड़ेगा कि टूटेगा ये। और ये मौका दिया आसिम मुनीर ने प्लेट पे हमें। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, सनातन धर्म ये नहीं कि किसी हम छेड़ते नहीं है, पर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। प्लेट पर इसलिए मौका दिया है, आप कह रहे हैं, प्लेट पर मौका दिया, और साथ ही साथ शिमला एग्रीमेंट को भी उसने सस्पेंशन में डाल दिया। एक तरीके से खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार दी, एलओसी की सैंक्टिटी खत्म कर दी। अब इसके बाद भारत के पास और कुछ नहीं। लेकिन विंग कमांडर रिटायर्ड सत्येंद्र दुग्गल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विंग कमांडर दुग्गल, लोग कहते हैं कि जंग जब भी होती है तो आर्मी या पैदल सेना जमीन को अपने हक में लेती है, लेकिन यह भी कहते हैं कि एयरफोर्स उस पैदल सेना के आगे बढ़ने के लिए जमीन तैयार करती है। भारतीय एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, अगर ये हालात जल्दी ही पैदा होते हैं, जैसी सिग्नेचर्स भी अब दिखने लगे हैं, तो भारतीय एयरफोर्स कितना मादा रखती है? पीएएफ का सामने भारत को कितनी चुनौती आपको दिखाई पड़ती है? सबसे प्रथम तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एक भी सेना को हम ये नहीं बोल सकते कि वही जंग जीतेगी या वही जंग लीड करेगी। जैसा कि मेरे से पहले जो स्पीकर्स बता रहे थे, ये एक इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है, प्रोसेस है, जिसको कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन भारतीय सरकार ने, हिंदुस्तान सरकार ने उसको स्ट्रेंथन किया है, क्योंकि ये रियलाइज किया गया कि बिना किसी कोऑर्डिनेशन के, बिना इंटीग्रेशन के आगे नहीं बढ़ सकती। अब जहां जना साहब बता रहे थे कि भारतीय नौसेना कहीं ज्यादा ताकतवर है, क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी, सेम इज द केस विद द इंडियन एयरफोर्स। और देखिए, एक तो होता है मशीन जिसकी हम बात करते हैं, और दूसरा होता है men behind the machine. We have the best quality as within the economic budget of the country, best of the equipment, and we have the best of the training, pilots and the supporting staff, whether it is technical staff, ground staff of the Indian Air Force. So men behind the machine is equally important. Machine पड़ी रहेगी unless and until the men are able to use it very clearly. एंड इसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि जैसे भारतीय वायुसेना के जो लड़ाकू विमान हैं वो प्रिपेयर्डनेस में आए हुए हैं, और आपने देखा होगा कि जो नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में जो हाईवे है उसके ऊपर लैंड किया उन्होंने, शाहजहांपुर में जो लैंडिंग हुई, ये सब हिस्सा है एक साइकोलॉजिकल। मैं रुक करता हूं आपका सर, एक बड़ी खबर रख दूं सामने, रुक करता हूं आपकी तरफ। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बड़ी खबर, युद्ध का सायरन बजाने से पहले भारत युद्धाभ्यास करेगा, कल हवाई युद्धाभ्यास करेगा भारत ने नोटैम जारी कर दिया है। पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक साउथ हिस्से पर भारत इस एयर एक्सरसाइज को करेगा, और इस एयर एक्सरसाइज का मतलब यह है, कल के दिन भारत दो चीजें करने वाला है। एक, पूरे देश में मॉक ड्रिल हो रही है, और दूसरा, भारत एयर एक्सरसाइज कर रहा है। भारत की तरफ से सिग्नल एक एक करके सामने जा रहे हैं। तो कल हवाई युद्धाभ्यास करेगा भारत, और इस बात को तय कर दिया गया है कि कल के हवाई युद्धाभ्यास में जिस बात की अभी बात दुग्गल साहब कह रहे थे, विंग कमांडर दुग्गल, वही भारत अपनी चीजों को परख रहा है। आर्मी और सेनाओं का एक बड़ा अहम वाक्य होता है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। वही भारत की सेनाओं, एयरफोर्स, नेवी और आर्म्ड फोर्सेस का एक लक्ष्य और एक तैयारी का एक जज्बा दिखाता है। एक रिपोर्ट देखते हैं पहले, उसके बाद अपने डिस्कशन को जारी रखते हैं। पाकिस्तान के आसमान में गर्जना होगी, बारिश बारूदी होगी, जमीन काली पड़ जाएगी, हर तरफ बारूद की गंध बिखर जाएगी जब प्रलय आएगी। जमीन से लेकर आसमान तक, आसमान से लेकर गहरे नीले समंदर तक, ये हिंदुस्तान की वो ताकत है जिससे दुश्मन थर्राता है, घबराता है, सहम जाता है। हिंद की ये ताकत जब गरजती है, हिंद का ये जंगी हथियार जब हुंकार भरता है, दुश्मन का कलेजा कांप जाता है, पैर लड़खड़ा जाते हैं, शरीर
सुन पड़ जाता है। पहलगाम हमले के बाद भारत सुपर एक्शन मोड में है। हिंदुस्तान कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकता है। ऐसे में पाकिस्तान पलटवार करने की हिमाकत करता है तो भारत ने उसका इंतजाम कर लिया है। भारत पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच इंडियन आर्मी की ताकत में इजाफा होने जा रहा है। भारतीय सेना स्वदेशी तकनीक से विकसित प्रलय मिसाइल के और ऑर्डर देने की योजना बना रही है। माना जा रहा है सेना को आधुनिकीकरण बनाने की दिशा में ये कदम बढ़ाया जा रहा है। प्रलय इतनी ताकतवर मिसाइल है जो युद्ध के दौरान दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकाने जैसे कमांड सेंटर और हथियार डिपो को नेस्तनाबूद कर सकती है। सतह से सतह पर मार करने वाली प्रलय मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया है। इसकी मारक दूरी 150 से 500 किलोमीटर है। ये लगभग 1000 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कठिन उड़ान मार्ग में भी टारगेट को नहीं छोड़ती। प्रलय मिसाइल बीच उड़ान में दिशा बदल सकती है। इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। प्रलय मिसाइल की सबसे खास बात यह है दिन में ही नहीं रात में भी ये बेहद डेंजरस है। ये मिसाइल इंफ्रारेड और थर्मल स्कैनिंग तकनीक से लैस है। इसे किसी भी टाइम या मौसम में लॉन्च किया जा सकता है। बताया जा रहा है भारतीय थल सेना और एयरफोर्स अब तक 370 से अधिक प्रलय मिसाइलों का ऑर्डर दे चुकी हैं। ये मिसाइल ब्रह्मोस से अलग है। ब्रह्मोस दुश्मन पर चुपचाप हमला करती है जबकि प्रलय मिसाइल दुश्मन पर तगड़ा अटैक करती है। प्रलय मिसाइल ट्रक बेस्ड है। इसका मतलब है इसे कहीं भी ले जाकर तैनात किया जा सकता है। भारत योजना बना रहा है नए ऑर्डर से मिलने वाली मिसाइलों को चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर मजबूती से तैनात किया जा सके। उधर गीदड़ पाकिस्तान ने पहले अब्दाली और उसके बाद अपनी फतेह 2 मिसाइल का टेस्ट करके अपनी धमक दिखाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन प्रलय के सामने फतेह चीनी कम चाय है, वो कहीं नहीं टिकती। पाकिस्तान की फतेह 2 मिसाइल छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर है जो प्रलय से 100 किलोमीटर कम है। फतेह 2 केवल 365 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकती है जबकि प्रलय इससे दोगुना वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। मतलब साफ है अब्दाली हो या फतेह, पाकिस्तान की कोई भी मिसाइल हिंदुस्तान की मिसाइल के सामने नहीं टिकती और हिंदुस्तान की ये मिसाइल जब पाकिस्तान पर बरसेंगी पाकिस्तान में प्रलय आने से कोई नहीं रोक पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हमने बताया कि प्रलय मिसाइल जो भारत की है उसके क्या खासियतें हैं। फतेह का टेस्ट किया, अब्दाली का टेस्ट किया, कई सारी चीजें यहां पर की। लेकिन मैं मेजर जनरल अनुज माथुर आपसे ही समझना चाहूंगा चीजों को, क्योंकि हम लोग अक्सर बातें करते हैं और उसमें कुछ ऐसी चीजों से प्रभावित होते हैं जो चीजें अक्सर एक सतही जानकारी देती हैं। लेकिन अगर ये वॉर हकीकत में जमीन पर उतरता है, आपको क्या दिखाई पड़ता है? पिछले वॉर्स की तरह जब पिछली बार वॉर हो रहा था ईस्ट पाकिस्तान की तरफ, तब हमारे सैम मानेकशॉ ने समय लेने की कोशिश की थी। हमने अपने समय पर अटैक को शुरू किया था। पाकिस्तान ने वहां पर डिफेंस करने के लिए सोचा कि भारत केवल बॉर्डर एरियाज तक सेंटर्ड रहेगा। अंदर उन्होंने किलाबंदी कर दी शहरों की, जिससे उनका डिस्ट्रीब्यूशन फोर्सेस का था वो बढ़ गया। क्या इस बार भी पाकिस्तान इसी सोच के साथ भारत को देख रहा है या पाकिस्तान इस बार सरप्राइज करने की कोशिश कर रहा है? राजीव, देखिए, आपने कहा कि जनरल मानेकशॉ ने टाइम लेने की कोशिश की थी। कोशिश नहीं की थी। जनरल मानेकशॉ ने दिया था पॉलिटिकल लीडरशिप को कि हमला कब कहां होगा वो हम डिसाइड करेंगे, और वही हुआ। और उन्होंने 7 महीने बाद हमला किया और 7 महीने बाद 13 दिन में उन्होंने पूरे पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। तो ये तब तमाम चीजें होती हैं। ये कहने की अब इस परिस्थिति में आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आज की पॉलिटिकल लीडरशिप ने ऑलरेडी ये सीडीएस को और बाकी तीनों सेना प्रमुखों को कह दिया है कि आप डिसाइड करेंगे कब और कहां होना है। देखिए, एक हमने जब सर्जिकल स्ट्राइक करी थी उसको करने में हमने इतना समय लिया था,
तो इसमें कोई जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। देखिए राजीव, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने की कोशिश करता हूं। एक चीज होती है, उसको बोलते हैं शेपिंग अप बैटलफील्ड। ये एयरफोर्स वगैरह ये सब बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और आप बैटलफील्ड में असॉल्ट करने से पहले उसका एक शेपिंग करते हैं, और उस शेप से आप ऐसा उसकी परिस्थिति कर देते हैं कि वो जब आपके असॉल्टिंग ट्रूप्स वहां जाते हैं तो उनका काम बहुत आसान हो जाता है। वही शेपिंग द बैटलफील्ड एट नेशनल लेवल हो रही है राजीव। उस नेशनल लेवल शेपिंग द बैटलफील्ड में हम पाकिस्तान को किस तरह से कमजोर करके और वहां पर अपने संभावित हमले के लिए हालात ठीक कर रहे हैं, हालात अपने अनुकूल कर रहे हैं वो। और मैं आपको बताना चाहता हूं राजीव, उस शेपिंग द बैटलफील्ड में आप भी एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं, क्योंकि जिस प्रकार से एक मीडिया वॉरफेयर भी उस शेपिंग द बैटलफील्ड का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और मीडिया वॉरफेयर का यह अर्थ नहीं है कि आप पाकिस्तान की तरह गलत बात बता करके और बरगलाएं अपने लोगों को। जिस प्रकार से हमारी रिपोर्टिंग है और हम जो सही बातें लोगों को बता रहे हैं, उससे आपके लोगों में जो कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है। अब ये इकोनॉमिक वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या मीडिया वॉरफेयर या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये दोनों वॉरफेयर एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होते हैं बैटलफील्ड को शेप करने का। और वही दोनों एक बहुत तेजी और दुरुस्ती के साथ चल रहे हैं। दुरुस्त शब्द जो है वो बहुत आवश्यक है। और उसके बाद जहां ग्राउंड पे लड़ाई लड़ने की आवश्यकता पड़ेगी, वहां पर हमारी एयरफोर्स, हमारी मिसाइल्स, हमारी नेवी वो बैटलफील्ड को शेप करेंगे। और फिर जाकर के हम पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे जो कि 1971 में भी उसने नहीं सीखा होगा। देखिए, मैं बताता हूं कि जो सेना अपने दुश्मन को कम आंकती है राजीव, और जो सेना ये लगातार वो सेना और उनके पत्रकार और उनके बोलने वाले और उनके लीडरान, उनके जो सरकार है वो तमाम इस बात को बताने की कोशिश कर रही है कि हम तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना है, हम ये हैं, हम वो हैं। वो जब आप उस फूल्स पैराडाइज में रहते हैं, शतुर्मुर्ग की तरह आप रहना शुरू कर देते हैं, तो निश्चित रूप से आप जब मौका आएगा, आप ऐसी मार खाएंगे कि आपको पता नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी गलती हर युद्ध में हर हारने वाली सेना ये करती है कि वो अपने दुश्मन को कम आंकती है। और जब आपने दुश्मन को कम आंका तो आप कहीं ना कहीं धोखा खाएंगे। और वही पाकिस्तान आज की तारीख में कर रहा है कि हम जैसलमेर में चाय पियेंगे और फिर दिल्ली में ब्रेकफास्ट कर लेंगे और लंच लखनऊ में कर लेंगे और डिनर कलकत्ते में कर लेंगे। ये इतना आसान नहीं होता है। वो पुतिन साहब भी ये समझ रहे थे। वो पुतिन साहब जो है वो डॉनबास से आगे नहीं निकल पाए, 3 साल हो गए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि पाकिस्तान को एक बात समझनी पड़ेगी। मैं भी अपना स्टेटमेंट थोड़ा सा रिवाइज करूंगा। मैं कल तक ये कह रहा था कि 2nd लार्जेस्ट आर्मी, 4th लार्जेस्ट नेवी, 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स एंड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। नाउ इट इज 2nd लार्जेस्ट आर्मी, 4th लार्जेस्ट नेवी, 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स एंड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। Yes. आप देखेंगे कि इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है। कोई हमें शोर मचाने की जरूरत नहीं है, कोई हमें न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग करने की जरूरत नहीं है, हमको ये कहने की जरूरत नहीं है रशिया में जाकर के हमारे एम्बेसडर को, एक लेडी को, कि हम भी कीप ऑल ऑप्शंस ओपन इंक्लूडिंग न्यूक्लियर ऑप्शन। ये तमाम जो हरकतें हैं ये उनका और सर, हमारा कोई डिप्लोमेट भी ऐसे इशारे नहीं कर रहा है कि सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। लेकिन कमांडर भूषण दीवान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कमांडर भूषण दीवान, आईएनएस तमाल भारत आने वाला है। हालांकि 28 मई की टेंटेटिव डेट दी गई है। ये तलवार क्लास के फ्रिगेट्स हैं जो भारत के पास शायद 6 हैं, और ये लास्ट इंपोर्टेड फ्रिगेट होगा जो कि भारत के पास आएगा। आईएनएस तुशैल इससे पहले दिसंबर में कमीशन भी हो चुका है भारत की नेवी में। भारत की नेवी, पिछली बार भी भारत की नेवी ने कराची को पूरी तरीके से ब्लॉकेट कर दिया था। इस बार ग्वादर उन्होंने बनाने की कोशिश की है, लेकिन वही उनको सुनाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। और उन्होंने पहले से इस बात को कहा है कि अगर हमारे सी रूट को ब्लॉक करने की कोशिश की गई तो इसे हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। भारत की नेवी पाकिस्तान की नेवी को, पीएनएस को किस तरीके से टैकल कर सकती है? बहुत अच्छी तरीके से वही 71 में जो किया था भारतीय नौसेना ने, वो अभी करने के कगार पे है। देखिए, कराची 10 दिन तक जलता रहा था। और देखिए, जब इनके जो वेस्टर्न बोर्ड पूरा है, कराची पोर्ट जो मैक्सिमम इनकम टैक्स
पाकिस्तान का वहीं से आता है और सारा ट्रेड कराची से होता है। और ग्वादर जब 2 पोर्ट्स पे जब नेवी का ब्लॉकेड होगा तो इनका पेट्रोल आना, इनका खाना आना, इनका बाकी तिजारत वो सब ठप हो जाएगी। तो जब लड़ाई लड़ी जाती है, लड़ाई चौतरफा लड़ी जाती है। खाली लॉजिस्टिक्स जो है, सप्लाईज जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी आप तो वो आप इस चीज को देखिए। और नेवी का काम यही है। नेवी का क्या रोल है? प्रिवेंट द सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, डिनाई द यूज ऑफ सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू द एनिमी एंड कंट्रोल द सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर आवरसेल्व्स। क्यों ढाका में हार गए वो? जब वो आवाम को इतना तंग किया उन्होंने, तो वहां का पानी, दूध, सब्जी और बांग्लादेश नहीं ले सकते थे, जहर वाला था। यही काम ये हुक्मरान मिलिट्री के यही कर रहे हैं। जब देश ही आपके साथ नहीं है, खड़ा होता है, तो आप कैसे लड़ेंगे? और नेवी इस चीज को जब इनको बंद कर देगी वेस्टर्न कोस्ट से और कोई इनको बचाने नहीं आएगा, तब इनको क्या होगा? ये सारे मिलिट्री हुक्मरान दिल्ली, जो इनके दुबई में, यूके में, अमेरिका में बंगले, सारे वहां चले जाएंगे। पहले भी तैयारी में है। फिर पाकिस्तान भारत को मुंहतोड़ जवाब देने की बातें कर कैसे लेता है, मैं समझ नहीं पाता हूं। नहीं तो बात यही है ना कि देखिए, थोथा जना बाजे घना जी। और अपनी जनता को कंफ्यूज करने के लिए बड़ी बड़ी शेखी बगाड़ना, मैं अभी कहना नहीं चाहता हूं। अब मैं क्या, ठीक अच्छा ही लगता। शेखी तो कई मिडिल ईस्ट में कई कंट्रीज ने बगाड़ी, हमास ने बगाड़ी। इराक में जब अटैक किया अमेरिका ने, मदर ऑफ ऑल बैटल्स, इनको गाड़ देंगे जमीन में। अब किस टाइप के लोग ये कहते हैं, मैं आपके चैनल में बोलना नहीं चाहता। ईरान ये कर देंगे, वो कर देंगे, अभी इनके खून में है कि रगों में है। और पीछे से वार करना, नियतों पे वार करना, तुम हिंदू हो, कलमा पढ़ो, ये वार करना, ये इनको सिखाया गया है। तो ये जो वर्ल्ड जो टेररिज्म है, इस जिहाद जो है, ये दुनिया से एक करेंसी के तौर पे, आर्म्स के तौर पे, वेपन के तौर पे खत्म होनी चाहिए। पर एक बड़ी बात मैं आपसे कह दूं जनाब, अभी आप देखना, अभी तो JNK में आए हैं स्लीपर सेल्स, पंजाब में बहुत हैं। हम घर भी अपना साफ करें, बहुत हमारे अंदर के दुश्मन बहुत हैं। ये 2 हाफ फ्रंट नहीं है, ये 1 फ्रंट है। और जो आबादी इनकी है, और कहाँ से रोहिंग्या, कहाँ से घुसपैठिया। मैं भारत रक्षा मंच का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। 6-7 करोड़ इलीगल घुसपैठिए हमारे भारत के अंदर हैं। ये सारे इस्लामिक ब्रदरहुड के चलते स्लीपर सेल हैं। चाहे खुद कट्टरवादी ना हो, जब इनको लगता है कि मलाई मिलेगी मुफ्त में, ये जुड़ जाते हैं। आप समझिए इस बात को, हम खुल के बोलते नहीं बातें, ये बड़ी गलत बात है हमारी, स्पष्टवादी नहीं है। इनका काम यही है कि कैसे गज़वाए हिंद करना। बने रहिए सर, आप हमारे साथ बने रहिए, आप तीनों ही बने रहिए, क्योंकि आप लोगों का बोलना ज्यादा वजह यहां पर देता है। और मैं आगे बढ़ता हूं एक हेडलाइंस की तरफ, उसके बाद एक बार फिर से आपके पास वापस लौटता हूं। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच MDH। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत का बड़ा फैसला, युद्ध का सायरन बजने से पहले भारत करेगा हवाई युद्धाभ्यास। पाकिस्तानी सीमा के दक्षिणी हिस्से पर होगा यह युद्धाभ्यास। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद देश भर में सिविल डिफेंस की तैयारी। श्रीनगर जम्मू में हमले की स्थिति में खुद को बचाने की मॉक ड्रिल की गई। लोगों को दी जा रही है युद्ध के वक्त बचने की ट्रेनिंग। भारत के एक्शन प्लान के बाद पाकिस्तान में खलबली। ISI मुख्यालय में PM शहबाज ने किया आपात बैठक। डिप्टी PM, रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ मुनीर रहे मौजूद। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के वाहन में बम धमाका। धमाके में पाक कमांडर समेत 6 ऑफिसर्स की मौत, 5 की हालत गंभीर। हमले से पाकिस्तान में मची खलबली। दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। जापान को पीछे छोड़कर चौथे नंबर पर पहुंचा। पूरे देश के लिए गौरव की बात। मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हेडलाइंस के लिए हम गए थे और आपको वो खबरें बताई जो इस वक्त चर्चाओं में हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से अपनी चर्चा पर वापस लौटता हूं। कमांडर भूषण दीवान अपनी बात पूरी करें, उसके बाद मैं विंग कमांडर का रुख करता हूं। मैं यही कहना चाह रहा था आपसे कि
ये जो गजवा हिंद का इनका जो जज्बा, इनका जो विचार है, ये टूटने का टाइम आ गया है। और ये भारत पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है, ये दुनिया की लड़ाई है। आप यूएसए में देखिए, यूरोप, यूके, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये क्या कर रहे हैं? इस्लामिक जिहाद करने के चलते दुनिया में ये कर रहे हैं। तो दुनिया चाहती है कि ये जो है इस्लामिक टेररिज्म का सिक्का, और शायद वही कुछ करने की कोशिश जनरल असीम मुनीर ने भी की थी जब उन्होंने अपनी तकरीर में हिंदू मुस्लिम किया था, और उसके ठीक बाद ये घटनाक्रम सामने आया। विंग कमांडर सत्येंद्र दुग्गल मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। दर्शकों, सत्येंद्र दुग्गल साहब, पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की तरफ से आ रहे बयान इस बात को तो सामने रखते हैं क्योंकि वो भारत विरोधी नैरेटिव पर ही जिंदा हैं। उनके वेस्टर्न सेक्टर में क्या होता रहा और क्या हो रहा है, उससे पाकिस्तानी आर्मी की जो छीछा लेदर हुई थी उससे बचने के लिए सारी की सारी चीजें की गई, और अब भारत विरोध को दिखाकर अपनी पब्लिक को वो एक कर रहे हैं। मैं पीएफ की तरफ आना चाहता हूं। क्या पाकिस्तानी एयरफोर्स की ये सच्चाई है कि वो सिंगल इंजन फाइटर प्लेन्स के साथ भारत को चुनौती दे रही है? अगर ऐसा है तो जंग के हालात में पाकिस्तानी एयरफोर्स क्या डेंट दे सकती है, और दे सकती है तो कितना बड़ा? ये तो सबके लिए प्रत्यक्षदर्शी चीज है कि शाहजहांपुर में जो हमने लैंडिंग प्रैक्टिस की है, या जो अभी सदर्न बॉर्डर पर जो होगा एक्सरसाइज होगा, क्या आपने ऐसी एक्टिविटी पाकिस्तान एयरफोर्स की सुनी क्या? अभी तक आपने नहीं सुनी होगी। वहां पर रिटोरिक ज्यादा है, वहां ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि हम बहुत सक्षम हैं, ये वो अपने आप को भी तसल्ली दे रहे हैं और दुनिया को भी तसल्ली दे रहे हैं। ऐसी कोई एक्सरसाइज की बात आपने सुनी क्या अभी तक? अभी तक नहीं सुनी आपने कि वो तैयारी कर रहे हैं, या उनके कुछ एक्सरसाइजेस हो रहे हैं, या वो अपने जो पायलट्स हैं उनको कुछ ट्रेनिंग दे रहे हैं, या उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस पास हुए हैं। ऐसा कुछ सुनाई नहीं दिया अभी तक आपने सुना भी नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो तैयारी है वो सिर्फ ये है कि अब किसी तरीके से जो दुनिया का जो ध्यान है वो इसकी तरफ ले जाया जाए ताकि वहां से वो सिंपैथी आ सके। वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जा रहे हैं समझौता करवाने के लिए, वो अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जा रहे हैं उनका ध्यान इस तरफ बटाने के लिए, जबकि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जा रहा है अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करने के लिए। एक बात यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी पड़ेगी, जो इंडियन डिस्पेंसेशन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, वो पाकिस्तानी जनता के अगेंस्ट कोई बयान नहीं दे रहा। वो ये कह रहे हैं हमने टेररिज्म खत्म करना है, और वो वही लाइन है जो इजराइल ने हमास के विरुद्ध ली है, या जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके यहाँ जो एक्सट्रीमिज्म हो रहा है उसके अगेंस्ट ली है। तो इंडिया एक्चुअली ये बयान देकर और उस तरफ काम कर वन लाइन एजेंडा कर वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम आम जनता के खिलाफ नहीं है, हम उस एक्सट्रीमिज्म एलिमेंट के खिलाफ हैं जिन्होंने हमको नुकसान पहुंचाया है और कॉन्टिन्यूसली 70 साल तक नुकसान पहुंचाया है। इसलिए इंडिया का जो टारगेट है वो सिर्फ वही है, और अगर इंडियन एयरफोर्स भी अगर टारगेट करेगा तो वो यही टारगेट करेगा कि उनको एलिनेट किया जाए, उनको नेस्तनाबूद किया जाए। लेकिन मेरे ख्याल से सर, मैं मेजर जनरल अनुज माथुर का थोड़ी देर में रुख करूंगा, पहले एक खबर सामने रख दूं। लेकिन मेरे ख्याल से हमें शायद अब तक जो हम अपना सही एनिमी पहचान नहीं पा रहे थे, इस बार लगता है कि हमने सही एनिमी को पहचान लिया है। पाकिस्तान की गीदड़ भपकियों के बीच भारत लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। जमीन से आसमान तक, आसमान से नीले गहरे समंदर तक भारत खुद को मजबूत कर रहा है ताकि वक्त आने पर पाकिस्तान को पटखनी दे सकें। इस कड़ी में भारत ने रूस से बेहद डेंजरस एयर डिफेंस मिसाइलें भी खरीदी जो पलक झपकते ही लड़ाकू विमान, ड्रोन और हेलीकॉप्टर को भी खाक कर सकती है। जमीन से लेकर आसमान तक, आसमान से लेकर समंदर तक, ये हिंदुस्तान की वो ताकत है जिससे दुश्मन थर्राता है, घबराता है, सहम जाता है। हिंद की ये ताकत जब गरजती है, हिंद के ये जंगी हथियार जब हुंकार भरते हैं तो दुश्मन का कलेजा कांप जाता है, पैर लड़खड़ाने लगते हैं, शरीर सुन पड़ जाता है। लेकिन ये तो केवल झांकी है, क्योंकि हिंदुस्तान लगातार अपने जंगी जखीरे को बढ़ा रहा है, उसे और डेंजरस बना रहा है।
जल थल नभ हर तरफ अपनी धमक दिखा रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत सुपर एक्शन मोड में है। हिंदुस्तान कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकता है। ऐसे में पाकिस्तान पलटवार करने की हिमाकत करता है तो भारत ने उसका भी इंतजाम कर लिया है। पाकिस्तान की गीदड़ भपकी के बीच भारत को रूस से अत्याधुनिक इग्ला एस एयर डिफेंस मिसाइलें मिली हैं। 260 करोड़ से अधिक कीमत की ये मिसाइलें बेहद कम दूरी में भी लड़ाकू विमान, ड्रोन और हेलीकॉप्टर को उड़ाने में सक्षम है। सेना और वायुसेना के पास 1979 से ही पुरानी इग्ला 1M सिस्टम है, लेकिन कंधे से दागी जाने वाली इग्ला एस एक बेहतर संस्करण है। इसे एक सैनिक कंधे पर रखकर चला सकता है। ये लक्ष्य को पहचानने और लॉक करने के बाद अपने आप उसे भेज देती है। इग्ला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का वजन 10.8 किलोग्राम होता है, जबकि पूरे सिस्टम का वजन 18 किलोग्राम। सिस्टम की लंबाई 5.16 फीट होती है। डायमीटर 72 मिलीमीटर। इस मिसाइल की नोक पर 1.17 किलोग्राम वजन का विस्फोटक लगाया जाता है। इग्ला एस की रेंज 5 से 6 किलोमीटर होती है। अधिकतम 11,000 फीट तक जा सकती है। ये मिसाइल 2,267 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ती है, यानी दुश्मन को बचने का मौका कम ही मिलता है। लेकिन हिंदुस्तान की ताकत और पाकिस्तान के खौफ की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत को स्ट्रेटो एस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की पहली उड़ान का परीक्षण करने में सफलता मिली है। डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के श्योपुर में इसका परीक्षण किया। इस एयरशिप को आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने विकसित किया है। एयरशिप को 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर पेलोड के साथ लॉन्च किया गया। एयरशिप ने 62 मिनट तक उड़ान भरी। इसके बाद टीम ने सिस्टम को सफलतापूर्वक रिकवर कर लिया। ये हिंदुस्तान की खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही क्षमताओं को बढ़ाएगा। मतलब साफ है, पाकिस्तान जहां केवल परमाणु बमों की धमकी दे रहा है, सिंधु के पानी के लिए खून बहाने की गीदड़ भपकी दे रहा है, वहीं हिंदुस्तान नए जंगी हथियारों से खुद को मजबूत कर रहा है ताकि मौका आने पर अपने दुश्मन के दांत खट्टे नहीं, उसे तोड़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मेजर जनरल अनुज माथुर, मैं आपका रुख कर रहा हूं। मेजर जनरल माथुर, एक सवाल बार बार मैंने पिछली भी चर्चाओं में रखा था सामने, और ये सवाल के बारे में लोगों से बात करता हूं तो लोग भी करीब करीब वैसा ही बात रखते हैं सामने। क्या मैं ये कह सकता हूं एक बार फिर और लगातार लोगों की जानकारी के लिए कि इस बार भारत ने अपने सही दुश्मन को पहचाना है? वो मसूद अजहर, हाफिज सईद हो सकता है, लेकिन वो पीछे के दुश्मन हैं जिनको भारत कंट्रोल कर सकता है। सही दुश्मन और बड़ा दुश्मन पाकिस्तान आर्मी क्लब्ड विद आईएसआई। बिल्कुल राजीव, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है। इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जो दुग्गल साहब ने कही है। आपको इस बात का गुमान नहीं है पाकिस्तान की आर्मी को कि पहली बात तो हम क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली, इन ऑल रेस्पेक्ट्स उनसे तीनों सेनाओं में कहीं ज्यादा ऊपर हैं। हमारी एयरफोर्स जो है वो कटिंग एज है, कटिंग एज। हमारी एयरफोर्स से खौफ ज्यादा है पाकिस्तान की एयरफोर्स, और उसमें सबसे ज्यादा जो उसमें कंट्रीब्यूशन है वो ऐसे अभिनंदन का है जो कि मिग 21 उड़ा करके F-16 को जमींदोज कर सकता है। तो हमारी क्वालिटी, क्वांटिटी और जो उसके पीछे की ताकत है, मैन बिहाइंड द गन, वो कहीं 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 ज्यादा बेहतर है। तो आप निश्चिंत रहें, देश निश्चिंत रहे, पहली बात। अब जो आपका प्रश्न है, ये बिल्कुल आपने सही कहा है। क्या होता है, देखिए, जो टेररिस्ट है वो तो एक सिर्फ प्यादा भी नहीं कहूंगा मैं, प्यादा भी नहीं है। असली जो शत्रु है, जो असली टेररिज्म का जन्मदाता और उसका पालक पोषक है, वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है। उसमें मैं वजह बताता हूं कि पाकिस्तान की आर्मी एक बहुत ज्यादा रेडिकलाइज्ड आर्मी है, और वो रेडिकलाइज्ड जब आर्म फोर्सेस हो जाती हैं तो वो फिर कुछ उन्हें राइटियसनेस नजर नहीं आती है।
तो फिर उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि कैसे वो जो भुट्टो की 1000 ईयर वॉर और जियाउल हक का ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, कैसे उसको आप ग्राउंड पे इंप्लीमेंट कर सकें। सिर्फ ये होता है, भारतीय सेना का और भारत का असली शत्रु असीम मुनीर है। जी, असीम मुनीर आपने और आईएसआई। आपने टू द पॉइंट बात रखी। यही सवाल कमांडर भूषण दीवान आपके पास भी मैं रखता हूं। आपको भी क्या इस बात का एहसास हो रहा है कि भारत ने अब जाकर अपने असली दुश्मन को पहचान लिया, ये वही है जो पीठ पीछे इन टेररिस्ट के रहकर असली कारनामे करता है पाकिस्तानी आर्मी? राजीव जी, इस पहलू को तो मैं ऐसा देखता हूं, ये चीज कि पाकिस्तान आर्मी इंडिया के दुश्मन है, ये तो हमें बहुत पहले से पता है, हम जानते हैं। पर ये जो मौका मिला है, ये मौका मिला है, इसको हम भुलाएं अच्छी तरीके से। उनको दुश्मन है ही और तोड़ें उनको, नहीं तो क्या है। आप देखिए, पाकिस्तान तो छोटा टारगेट है, हमारा बड़ा लॉन्ग टर्म दुश्मन चीन है। अगर हमने पाकिस्तान को भी नस्तनाबूद नहीं किया तो आगे की तकलीफ बड़ी, हमें बहुत तकलीफ होगी। टू फ्रंट वॉर। हाँ, टू फ्रंट वॉर। और पाकिस्तान जो है चीन का मोहरा बनकर चलेगा। और आज इनकी आबादी पाकिस्तान में 24-25 करोड़ है, 25 साल में ये 40-45 करोड़ हो जाएंगे। तो गजवाइन के हल्ला और बढ़ जाएगा। हम तो शुरुआत नहीं करते, शुरुआत उन्होंने की है। फिर से कह रहा हूँ, आसिम मुनीर जी ने पहलगाम में टेररिस्ट को भेज के हमें प्लेट पे मौका दिया है। हम पहले करते तो कोई कहते इंडिया के अंदर आवाज शुरू हो जाती, क्यों अटैक कर रहे हो। वर्ल्ड से बातें आवाज शुरू हो जाती, यूके से, यूएसए से, क्यों अटैक कर रहे हैं। तो ये हमें मौका छोड़ना नहीं है और इसको पूरा हाई स्केल लेके और इसको पूरा पाकिस्तान जी, विंग कमांडर सत्येंद्र दुग्गल, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? हालांकि एक घटना दुखद है, 26 लोग जो वहां पर गए हुए थे उनकी जान चली गई, लेकिन अगर पाकिस्तानी आर्मी ने यह मौका भारत को दिया है तो इसको अंजाम पर पहुंचाने की जिम्मेदारी भी भारत की है। 5 टुकड़े अगर दिखने हैं तो जल्दी दिख जाएं, बेहतर। ये तो सबको मालूम है कि दुश्मन तो पहचाना हुआ था। अब वो आसिफ मुनीर ने जिस तरीके से बातें कही हैं, और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि भारत अब तक कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेड बैक था कि एक कॉन्शियस होता था कि अटैक करें ना करें, वो सही दुश्मन है या नहीं है। इन्होंने तो अब प्लेटर पर रखकर बता दिया कि हम ही स्टेट एक्टर हैं और हम ही स्टेज एक्टर हैं। इन्होंने खुद ही बता दिया। अब फिर बात कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी की और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की। वो तो बात ही नकारा होगी। वो एक आध दिन उनका नैरेटिव चला, उसके बाद खत्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा भाई हमसे खुद ही गलती हो गई। अटैक करने के 2 दिन बाद वो जो मुल्ला थे उनको एक कर्नल साहब अपनी यूनिट में, अपने चैम्बर में कहीं पर उनको फेलिसिटेट कर रहे थे, उनको माला पहना रहे थे, उनकी दाढ़ी में आपने देखा वो फूल लगे हुए थे। तो पहचाना तो बहुत पहले से था। भारत कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता था कि कहीं हमको ब्लेम ना किया जाए। अब तो ऐसी सिचुएशन हो गई है कि सारी दुनिया को पता लग गया है कि जो दोषी है वो पाकिस्तान आर्मी है, आईएसआई है, जैसा आपने ठीक कहा, और क्लब्ड विद द फंडामेंटलिस्ट, जिनको ये आगे रख के करते हैं बात, तो वो तो डाउट ही खत्म हो गया अब। तो इसलिए अब अगर इंडिया कोई भी अपना टारगेट अचीव करने के लिए अटैक करेगा, ऑफेंसिव करेगा, तो बिना किसी गिल्ट माइंड के करेगा, बिना किसी प्रतिक्रिया के करेगा, गिल्ट माइंड के कि भाई ये दुश्मन है या नहीं है। और शायद इसीलिए सर, और शायद इसीलिए हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप बात कर रही है, चीजों को समझ रही है, लेकिन उसका शोर नहीं मचा रही है। वो क्या कदम है ये किसी को नहीं पता, उन खास लोगों के अलावा जिनको ये तय करना है कि अगर कुछ होना है तो कब, कहां, किस तरीके से होना है। मेजर जनरल अनुज माथुर, बहुत धन्यवाद, समय निकाला आपने। साथ ही कमांडर भूषण दीवान आपका भी, और विंग कमांडर सत्येंद्र दुग्गल आपका भी बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच हिंदुस्तान के हाथ एक ऐसा हथियार लग गया है जो जंग की तस्वीर बदल सकता है। यह हथियार कितना घातक है उसका